राधे कृष्णा दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो इससे पहले के वीडियो में हमने किया व्हाट इज़ रेस जुडिकाटा और आज हम करेंगे व्हाट आर द एसेंशियल कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। शुरू करते हैं। कंडीशंस फॉर द एप्लीकेशन ऑफ रेस जुडिकाटा। फर्स्ट है देयर मस्ट बी टू सूट्स, one former suit and other is subsequent suit. This condition is to be read with explanation 1 of section 11. ये कंडीशन जो है आपकी सेक्शन 11 की एक्सप्लेनेशन 1 के साथ रीड की जाएगी, ठीक है। सेकंड है आपका द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट मस्ट बी कॉम्पिटेंट टू ट्राई द सब्सिक्वेंट सूट, और ये कंडीशन आपकी एक्सप्लेनेशन 2 एंड एक्सप्लेनेशन 8 ऑफ सेक्शन 11 के साथ रीड की जाएगी, ठीक है। थर्ड है द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू मस्ट बी सेम इन बोथ सूट। मैटर को हम एक्सप्लेनेशन 3, 4 और 7 के साथ रीड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा द मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन अ सब्सिक्वेंट सूट मस्ट हैव बीन हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय इन द फॉर्मर सूट। नेक्स्ट है द पार्टीज इन द बोथ सूट्स मस्ट बी सेम। फर्स्ट कंडीशन है फॉर्मर सूट। देयर मस्ट बी टू सूट्स, वन इज फॉर्मर एंड वन इज सब्सिक्वेंट। रेस जुडिकाटा अप्लाई हो जाए इसके लिए हमेशा पहली कंडीशन यही रहती है कि दो सूट होने चाहिए, एक पहला और एक दूसरा। और अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1, फॉर्मर सूट हेयर मीन्स द सूट विच इज डिसाइडेड फर्स्ट बाय द कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन एंड नॉट द वन विच इज इंस्टीट्यूटेड प्रायर। तो अकॉर्डिंग टू एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 11, फॉर्मर सूट वो सूट माना जाएगा जो किसी कोर्ट के द्वारा पहले डिसाइड कर लिया जाएगा। बल्कि हमेशा जब भी हमें ये देखना है कि दोनों सूट्स में से विच सूट इज़ द फॉर्मर सूट, तो हमें हमेशा डिसीजन ऑफ द सूट देखना पड़ेगा कि किस तारीख को सूट डिसाइड हुआ है। जो सूट पहले डिसाइड हुआ होगा वही सूट फॉर्मर सूट माना जाएगा। इसको एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। मान लीजिए कोई सूट जो है जनवरी 2023 में इंस्टीट्यूट हुआ है और सेम उसी इशू पे एक दूसरा सूट सब्सिक्वेंट सूट जो है वो मार्च 2023 में इंस्टीट्यूट हुआ है, लेकिन जो मार्च 2023 में इंस्टीट्यूट हुआ सूट है वो पहले डिसाइड हो गया है। सिचुएशन में जो सूट पहले डिसाइड हुआ है वो सूट फॉर्मर सूट माना जाएगा। तो जैसे कि यहाँ पे मार्च 2023 में जो सूट इंस्टीट्यूट हुआ है वो पहले डिसाइड हो गया है, तो भले ही वो बाद में इंस्टीट्यूट किया है पार्टीज़ ने, लेकिन वो उसके डिसाइड पहले होने की वजह से वो सूट फॉर्मर सूट माना जाएगा। सेकंड है हमारा कॉम्पिटेंसी ऑफ कोर्ट ट्राइंग द फॉर्मर सूट। जिस कोर्ट ने पहला सूट डिसाइड किया है उसकी कॉम्पिटेंसी होनी चाहिए कि जो सब्सिक्वेंट सूट इंस्टीट्यूट किया गया है उस सूट को डिसाइड करने की भी उसके पास ज्यूरिस्डिक्शन होनी चाहिए। वो कोर्ट पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को भी डिसाइड करने के लिए। In section 11, the expression competent to try means competent to try the subsequent suit or the suit in which such issue has been subsequently raised. जिस कोर्ट ने फॉर्मर सूट पहले वाला सूट डिसाइड किया है उस कोर्ट के पास सब्सिक्वेंट सूट को डिसाइड करने की भी ज्यूरिस्डिक्शन होनी चाहिए। वो पूरी तरह से कॉम्पिटेंट होना चाहिए सब्सिक्वेंट सूट को या फिर ऐसे सूट को जिसमें इशू जो है सब्सिक्वेंटली उठाया गया है दोबारा, ठीक है। और इस कॉम्पिटेंसी को चेक करने का रेलेवेंट टाइम है आपका फॉर्मर सूट इंस्टीट्यूट हुआ था, द डेट व्हेन द फॉर्मर सूट वाज इंस्टीट्यूटेड। इफ द जिस कोर्ट ने पहला सूट फॉर्मर सूट डिसाइड किया है उस कोर्ट की कॉम्पिटेंसी चेक करने के लिए हमें देखना होगा कि जिस वक्त फर्स्ट सूट इंस्टीट्यूट किया गया था क्या उस वक्त उस कोर्ट के पास सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने की ज्यूरिस्डिक्शन थी। अगर थी तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही माना जाएगा, भले ही बाद में उस कोर्ट के पास से किसी कारण की वजह से ज्यूरिस्डिक्शन ना रही हो। लेकिन जब फॉर्मर सूट डिसाइड किया गया था तो उस कोर्ट के पास अगर ज्यूरिस्डिक्शन थी कि वो सब्सिक्वेंट सूट को भी ट्राई कर सकता था तो वो कोर्ट कॉम्पिटेंट ही माना जाएगा। अब इस कंडीशन को हम एक्सप्लेनेशन 3 के साथ पढ़ेंगे, जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे तो ये थोड़ा सा जो सेकंड कंडीशन है हमारी उससे रिवर्स बात करती है, ये इसीलिए इम्पॉर्टेंट है,
ठीक है, चलिए एक्सप्लेनेशन। एन इशू हर्ड एंड फाइनली डिसाइडेड बाय द कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, यहाँ पे कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन की बात हो रही है। कॉम्पिटेंट टू डिसाइड सच इशू, जो कॉम्पिटेंट था उस इशू को डिसाइड करने के लिए, जो उसने किया है, शैल ऑपरेट रेस जुडिकाटा इन अ सब्सिक्वेंट सूट नॉट विथस्टैंडिंग सच कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वॉज नॉट कॉम्पिटेंट टू ट्राई सच सब्सिक्वेंट सूट। तो कोई कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, किसी लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट ने अगर कोई इशू जो है वो फाइनली हर्ड किया है और डिसाइड किया है, जिसके लिए वो कॉम्पिटेंट है, जिसे सुनने के लिए और डिसाइड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट है, तो उस इशू पे जो डिसीजन है वो एज रेस जुडिकाटा ऑपरेट होगा, फिर चाहे ही उस लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट के पास उस सब्सिक्वेंट सूट को ट्राई करने की ज्यूरिसडिक्शन हो या ना हो, इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो सबसे पहले समझ लेते हैं व्हाट इज द कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन। कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन मीन्स द कोर्ट विच हैज़ अथॉरिटी टू डिसाइड एंड हियर द केसेस ओनली ऑफ अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर। तो कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वो वाले कोर्ट हैं जिनके पास अथॉरिटी है किन्हीं पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर को सुनने की और डिसाइड करने की। फॉर एग्जाम्पल रेवेन्यू कोर्ट्स एक्सरसाइजिंग द अथॉरिटी अंडर एनी रेवेन्यू एक्ट। एग्जाम्पल के तौर पे हम ले सकते हैं रेवेन्यू कोर्ट। So any issue heard and decided by such court shall operate as res judicata if such issue is raised again in subsequent suit. It is immaterial whether the court had decided the issue was not competent to try such subsequent suit. इसको अगर हम एक एग्जाम्पल से समझे तो जल्दी समझ आएगा। फॉर एग्जाम्पल ABCD 4 लोग हैं, वो खानगी का सूट फाइल करते हैं तहसीलदार के पास कि ये हमारी प्रॉपर्टी जो है, ये लैंड है, इसको 4 में डिवाइड कर लो, हम 4 भाई बहन हैं। और तहसीलदार जो है उनकी प्रॉपर्टी की पार्टीशन कर, खानगी के केस जो है बेसिकली पार्टीशन के केस होते हैं, ठीक है, वो पार्टीशन कर देते हैं और उनको उनका हिस्सा भी दे देते हैं। लेकिन सब्सिक्वेंटली उसी लैंड को लेके कुछ इशू हो जाता है और उसमें से B और C जो है सिविल कोर्ट चले जाते हैं, उस लैंड से रिलेटेड सूट फाइल करने के लिए सिविल कोर्ट चले जाते हैं। और मान लो वहाँ पे ये इशू रेज कर दिया जाता है कि जो हिस्सा B क्लेम कर रहा है वो एक्चुअल में C का है, लेकिन इस मैटर को, इस इशू को तहसीलदार ऑलरेडी डिसाइड कर चुका है जब उसने उनका खानगी का सूट डिसाइड किया है, ठीक है। तो तहसीलदार के पास इस पूरे सूट को डिसाइड करने की, एंटरटेन करने की, सुनने की ज्यूरिसडिक्शन नहीं है तहसील रेवेन्यू कोर्ट को इसके, लेकिन वो इशू को सुनने का उस रेवेन्यू कोर्ट के पास पावर था और उन्होंने वो डिसाइड भी किया है। तो वो इशू यहाँ पे एज रेस जुडिकाटा काम करेगा। ये इशू यहाँ पे ऑलरेडी डिसाइडेड माना जाएगा और सिविल कोर्ट इस इशू को दोबारा नहीं सुनेगी। वो ऑलरेडी डिसाइडेड माना जाएगा कि ये शेयर ऑलरेडी B को मिला है या C को मिला है, तो इस इशू को सिविल कोर्ट यहाँ पे छेड़ेगा ही नहीं, ये इशू ऑलरेडी डिसाइडेड माना जाएगा। इट इज़ इमटेरियल वेदर द रेवेन्यू कोर्ट, वेदर द तहसीलदार कोर्ट हैज़ द पावर टू एंटरटेन द सब्सिक्वेंट सूट, ठीक है। तो ये एक्सप्लेनेशन 8 जो है आपकी यही बात करती है। अब यहाँ पे एक टेस्ट है, टेस्ट फॉर डिटरमाइनिंग वेदर द प्रीवियस डिसीजन ऑफ द कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ऑपरेट एज रेस जुडिकाटा। अब यहाँ पे एक टेस्ट दिया गया है ये डिसाइड करने के लिए कि जो लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन वाले कोर्ट हैं उनका डिसीजन रेस जुडिकाटा ऑपरेट होगा कि नहीं होगा। तो इसमें एक बहुत लैंडमार्क जजमेंट है, रिचपाल सिंह वर्सेस द लीव, AIR 1984, सुप्रीम कोर्ट 2005। In this case, it was observed by the Supreme Court if the revenue court, आपने यहाँ पे ये केस रेवेन्यू कोर्ट से रिलेटेड है तो यहाँ पे रेवेन्यू कोर्ट लिखा है, लेकिन यहाँ पे आप कोई भी कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन समझ सकते हैं, ठीक है। इफ़ द रेवेन्यू कोर्ट कुड हैव गॉन इनटू द क्वेश्चन बीइंग रेज्ड इन सब्सिक्वेंट सूट, कहने का मतलब है सब्सिक्वेंट सूट में जो इशू रेज किया गया है, अब अगर रेवेन्यू कोर्ट उस इशू को सुन सकता है, वो ऑथोराइज है, उसके पास ज्यूरिसडिक्शन है सिर्फ उस इशू को सुनने की, तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। और अगर रेवेन्यू कोर्ट के पास उस इशू को सुनने की ज्यूरिसडिक्शन थी ही नहीं, अथॉरिटी थी ही नहीं, तो रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा। तो अगर नॉर्मल शब्दों में कहा जाए तो अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन ने कोई इशू डिसाइड किया है और उस इशू को डिसाइड करने के लिए वो कॉम्पिटेंट था, तो इशू एज ए रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगा, तो वो इशू एज ए डिसाइडेड माना जाएगा। लेकिन अगर कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन के पास उस इशू को डिसाइड करने का ज्यूरिसडिक्शन था ही नहीं, वो कॉम्पिटेंट था ही नहीं, लेकिन फिर भी डिसाइड कर दिया, तो फिर रेस जुडिकाटा अप्लाई नहीं होगा।
और कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन, ये एक्सप्रेशन जो है ना काफ़ी बड़ा है। आपको सिर्फ रेवेन्यू कोर्ट लेके नहीं चलना है कि, और ना ही सब्जेक्ट मैटर लेके चलना है कि जिन कोर्ट्स के पास सिर्फ पर्टिकुलर सब्जेक्ट मैटर है डिसाइड सुनने के लिए, ठीक है, सिर्फ वही रेवेन्यू कोर्ट नहीं होंगे, ये पेक्यूनियरी ज्यूरिसडिक्शन से भी रिलेट कर जाता है, ठीक है। मान लीजिए किसी कोर्ट ने कोई सूट डिसाइड किया है जिसको डिसाइड करने के लिए वो कोर्ट कॉम्पिटेंट था, पूरी तरह से उसके पास ज्यूरिसडिक्शन थी, लेकिन जब सब्सिक्वेंट सूट फाइल किया गया तो पेक्यूनियरी लिमिट जो है वो सब्जेक्ट मैटर की बढ़ गई और फॉर्मर कोर्ट की जो है पेक्यूनियरी लिमिट कम हो गई, तो वहाँ पे वो कॉम्पिटेंट नहीं रहा उस सब्सिक्वेंट सूट को एंटरटेन करने के लिए। लेकिन स्टिल उस कोर्ट की जो डिसीजन होगी उस इशू को लेके वो एज रेस जुडिकाटा ऑपरेट करेगी सब्सिक्वेंट सूट में भी। तो आपने कोर्ट ऑफ लिमिटेड ज्यूरिसडिक्शन को सिर्फ सब्जेक्ट मैटर से रिलेट नहीं करना है, और भी बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें देखा जाएगा, ठीक है। और साथ में एक्सप्लेनेशन 3, कंपिटेंसी एंड राइट ऑफ अपील। फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 11 द कंपिटेंस ऑफ द कोर्ट विच डिसाइडेड द फॉर्मर सूट राइट ऑफ अपील इज नॉट अ मटीरियल मैटर। कहने का मतलब है फॉर्मर कोर्ट की कंपिटेंसी इस चीज़ से नहीं देखी जाएगी कि उस डिसीजन के बाद राइट टू अपील है या नहीं है। कोर्ट की कंपिटेंसी को देखने के लिए उस कोर्ट के डिसीजन के अगेंस्ट राइट टू अपील है या नहीं है, ये कोई प्राइमरी फैक्टर नहीं है, ठीक है। ये चेक करने के लिए हमें ये नहीं देखना है कि राइट टू अपील है तो कोर्ट की कंपिटेंसी है, राइट टू अपील नहीं है तो कोर्ट की कंपिटेंसी नहीं है, ये टोटली इममटीरियल है। सो दैट्स ऑल फॉर नाउ गाइस। बाकी की कंडीशंस हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए इफ़ यू लाइक माय वीडियोस काइंडली लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और प्लीज़ प्यारे प्यारे कमेंट्स कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छे अच्छे वीडियोस लाती रहूं। थैंक यू एंड राधे कृष्णा गाइस।